हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आपका 6 राजवंश स्टार्ट हुआ था। तो 6 राजवंश में मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया था कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी और चीन को 2 भागों में किस प्रकार बांटा था, है ना। फिर उसके बाद मैंने आर्टिस्ट बताए थे इसके फेमस। तो आपका दिन स्टार्ट होता है इसमें बौद्ध कला का आरंभ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बौद्ध कला का आरंभ क्योंकि इसी टाइम से 6 राजवंश के टाइम से फिर बौद्ध कला का आरंभ मेनली माना जाता है। तो देखते हैं बौद्ध कला का आरंभ। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा जो लास्ट वीडियो भेजी थी वो रिमाइंड कराती हूँ, देन हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अब आपको मैंने जो है लाख चित्रण के बारे में बताया था हान युग में। तो हान युग की जो लाख चित्रण हुआ है वो रेशम पर अलंकरण के अभिप्राय अंकन हुए हैं, जिनके बारे में बताया था आपको कि उसमें 4 पत्ती, यांग यिंग, ड्रैगन, फिनिक्स, चीता, कछुआ, एक श्रृंग, यूनिकॉर्न, थाओ थी और सर्प। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई थी कि इनको लेके वो ज़्यादातर जो है लाख के चित्रण करते थे। किस पे करते थे? रेशम पर करते थे। हान युग में यद्यपि बौद्ध धर्म ईस्वी सन के आरंभ से 2 वर्ष पूर्व चीन में पहुंच चुका था, किंतु हान युग की परंपरा भक्ति के कारण चीनी जनता ने बौद्ध धर्म में अपने प्राचीन विश्वासों और मान्यताओं के अनुसार अनेक परिवर्तन कर लिए। फिर भी हान युग की बौद्ध धर्म से संबंधित कोई कलाकृति उपलब्ध नहीं है। अब देखिए, हान युग में 2 वर्ष, जब हान युग स्टार्ट हुआ था तो उसके 2 वर्ष पूर्व ही आ गया था बौद्ध धर्म। लेकिन जो यहाँ के लोग थे, चीन के लोग थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनानी शुरू कर दी थी। किसकी? बौद्ध धर्म की। जो यहाँ की जनता थी, चीनी जनता। फिर लेकिन क्या हुआ, इस टाइम पे अपना तो लिया था लेकिन कोई भी कलाकृति उपलब्ध नहीं हुई है हान युग से संबंधित। अब हम जब 6 राजवंश पढ़ेंगे तो 6 राजवंश में बौद्ध कला का आरंभ स्टार्ट हो जाता है। तो आप याद रखना है कि हान में जो है बौद्ध काल या बौद्ध कला आ चुकी थी, लेकिन उसकी कोई कलाकृति नहीं मिलती है। और जो कलाकृति मिलती है वो कहाँ मिलती है? जब बौद्ध कला का आरंभ होता है 6 राजवंश में। तो आपका फिर 6 राजवंश के बारे में बताया था कि इस टाइम पे पूर्वी हान का पतन हो गया था। 2 भागों में बटा था हान, पूर्वी हान और पश्चिमी हान। तो जो पूर्वी हान था उसका पतन हो रहा था और वो 3 राज्यों में विभक्त हो गया था। तो केंद्रीय चीन क्या था? वी था या वेई था, और जो दूसरा था ऊपर की तरफ वो क्षेत्र, वो उसको शू कहा जाता है और नीचे के क्षेत्र को वू कहा जाता है। तो इस प्रकार आपका वी, वेई और या फिर शू और वू, इन 3 भागों में बांटा था। इसके साथ साथ चीन में विभिन्न भागों पर विभिन्न समयों में 6 राजवंश ने 265 से 587 ईसा तक राज्य किया हुआ है। तो यहाँ पे और जो चीज़ें थी तो ये था कि जो उत्तरी चीन था वहाँ पे तुर्कियों ने अधिकार कर लिया था, और जो दक्षिणी चीन था वो स्वतंत्र चीन कहलाने लगा था। अब जो दक्षिणी चीन था उसकी जो राजधानी थी उसको नानकिंग बनाया गया था, और दक्षिणी चीन में ही बुद्धिवादी लोग ताओवाद को अपनाने लग गए थे, जो कि पहले से अपनाते आ रहे थे 3री 4थी शती से, और यहाँ पे इनकी ताओवाद सहायता करता आ रहा था। फिर लोग अपने युग की अव्यवस्था को भूल गए, शाश्वत में ध्यान में लीन हो गए और बौद्ध धर्म के देखा देखी तंत्र मंत्र योग साधना में विलुप्त हो गए, और इस संप्रदाय का उद्भव होता है किसका? बौद्ध धर्म का। और जो कन्फ्यूशसवादी आचार संहिता थी, विचारधारा थी, तो उससे ये लोग ऊब कर अपने ही कल्पना लोक में विचरण करने लग गए। तो फिर जो परंपरागत कन्फ्यूशसवादी विचार कला प्रधान कार्य समाज में नैतिक एवं उपदेशात्मक था, किंतु अब यह छोड़ दिया था। तो जो आपको बताया था मैंने कि कन्फ्यूशस अपने सिद्धांतों के अकॉर्डिंग, अपने उपदेश के अकॉर्डिंग वहाँ पे कलाकृति करवाता था, तो वो सारी चीज़ें छोड़ दी थी लोगों ने और अपनी तरह से अपनी कल्पना के विचरण के द्वारा चित्रकारी करने लग गए थे। तो जो कलाकृति में सौंदर्यात्मक गुण दिखते हैं तो वो जो है वेई तथा चीन युग के कलाकारों की आलोचना में प्रसिद्ध चित्रकार कू खाईचा, इनके चित्रकारी में दिखते हैं, कू खाईचा में। और कू खाईचा ने भी आधार लिया था इसी को व्यवस्थित रूप में। तो कू खाईचा जो थे उन्होंने चित्रों को आधार लिया था, किसी चीज़ को लेके ये काम करते थे, वो आपको मैं बताऊँगी ये भी आगे कि इनका जो कलाकृति किस पे डिपेंड होती थी, किन सिद्धांतों पे डिपेंड होती थी, तो उसी का व्यवस्थित रूप ज़ीहो ने दिया था। तो ज़ीहो इसके बहुत प्रसिद्ध आर्टिस्ट हैं, बताया था आपको, आगे पढ़ने को मिलेगा आपको ज़ीहो और कू खाईचा दोनों आर्टिस्ट। तो ये जो है 6 राजवंश के 2, कू खाईचा और ज़ीहो, ये सबसे प्रसिद्ध आर्टिस्ट माने गए हैं। अब बौद्ध कला का आरंभ पढ़ते हैं हम। ईसा के प्रथम शती में बौद्ध धर्म दक्षिणी चीन सागर की ओर से अथवा इज़ेचुआन होकर व्यापारिक मार्ग से चीन में पहुंचा। वहाँ बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया।
अब देखिए ईसा की प्रथम सदी में क्या हुआ, बौद्ध धर्म दक्षिणी चीन सागर की ओर से पहुंचा अथवा इज़ेच्वान होकर। व्यापारिक मार्ग जो इनका था, बताया था लाख का जो सबसे ज़्यादा व्यापार होता है वो किधर से होता है, इज़ेच्वान प्रांत से होता है। तो इनका जो व्यापारिक मार्ग था उससे चीन में पहुंचा बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म जो उनके ग्रंथ थे बौद्ध धर्म से रिलेटेड, उनका जो अनुवाद होता था चीनी भाषा में यहाँ पे होने लग गया था। धीरे धीरे बौद्ध धर्म में चीनी विशेषताओं का समावेश होने लग गया, विशेष रूप से दक्षिणी चीन में। प्राचीन चीनी कला परंपराओं का बौद्ध कला पर भी प्रभाव पड़ा। हान युग की परंपरा भक्ति का इसमें सहयोग रहा। अब देखिए क्या हुआ, जब यहाँ पे बौद्ध धर्म ने प्रवेश कर लिया, एंटर हो गया जब चीन में, तो यहाँ पे धीरे धीरे उसमें चीनी विशेषताएं समावेश मतलब सम्मिलित होने लग गई, और विशेष रूप से दक्षिणी चीन में। अब देखिए दक्षिणी चीन में क्यों, क्योंकि वो स्वतंत्र चीन कहलाता था। तो प्राचीन चीनी कला परंपराओं का बौद्ध कला पर भी प्रभाव पड़ा। अब जो यहाँ की पहली परंपराएं थी चीनी परंपराएं, तो उसका जो प्रभाव पड़ा था वो बौद्ध कला पर पड़ा था। जब वहाँ पे बौद्ध कला आई थी, जब प्रारंभ हुई थी चीन में, तो हान युग की परंपरा भक्ति का भी इसमें सहयोग रहा। तो हान युग से बताया आपको कि ये बौद्ध धर्म को अपनाने लग गए थे, विश्वास करने लग गए थे, तो हान युग की भक्ति परंपरा का भी इसमें सहयोग रहा। इस प्रकार चीनी रुचि और विचारों ने बौद्ध कला को अपने साँचे में ढाला। बौद्ध धर्म के प्रत्येक संप्रदाय के अलग अलग देवी देवताओं, प्रभाव क्षेत्र तथा स्थानीय सामग्री के आधार पर चीन में अपने रूपों का विकास हुआ। अब देखिए चीनी रुचि और विचारों ने बौद्ध कला को अपने साँचे में ढाला। देखिए जब बौद्ध कला यहाँ पे चीन में एंटर हुई तो भारत से हुई थी। आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म सबसे पहले भारत से ही स्टार्ट हुआ है। तो ये जो है बौद्ध कला जो है जब वहाँ पे एंटर हुई, प्रारंभ हुई, बौद्ध कला का जब आरंभ हुआ, तो क्या किया चीनी ने, उसे अपने रुचि मतलब अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और अपने विचारों के अकॉर्डिंग इसको अपने साँचे में ढाला। और बौद्ध धर्म के प्रत्येक संप्रदाय के अलग अलग देवी देवताओं, प्रभाव क्षेत्र, स्थानीय सामग्री के आधार पर चीन में इसके अनेक रूपों का विकास हुआ। अब जो बौद्ध धर्म के जो बहुत सारे देवी देवता थे जो बौद्ध धर्म में आते हैं, तो इन्होंने क्या किया इन्होंने उनको अपने अपने रूपों, जो इनके बहुत सारे रूप थे, तो इनके अलग अलग रूपों को अलग अलग क्षेत्र में अपनाया गया, उनका प्रभाव पड़ा और उनका विकास हुआ। भारतीय बौद्ध कला भी चीनी बौद्ध कला को प्रभावित करती रही। उत्तरी चीन की उथल पुथल ने आपत्ति के समय प्राचीन परंपरा देवी देवताओं द्वारा रक्षा न किए जाने के कारण लोगों ने बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षण उत्पन्न किया। इससे बौद्ध धर्म को चीन में प्रसार का अच्छा अवसर मिला। अब देखिए जो भारतीय बौद्ध कला थी, बताया आपको कि बौद्ध धर्म भारत से स्टार्ट होता है। तो जो बौद्ध कला है वो भारतीय बौद्ध कला है, वो चीनी कला पर बहुत प्रभाव अपना छोड़ती रही या डालती रही। और उत्तरी चीन की उथल पुथल ने आपत्ति के समय, जब उत्तरी चीन जो था, देखिए अब दक्षिणी चीन और उत्तरी चीन दो भागों में बांटा था। तो जो उत्तरी चीन था तो उसमें क्या हुआ, आपत्ति आ गई। तो आपत्ति में जो प्राचीन उनके देवी देवता थे, अब देखिए दक्षिणी चीन में बौद्ध धर्म को अपना लिया गया था। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि दक्षिणी चीन में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म को विशेष रूप से अपनाया गया था। तो जो उत्तरी चीन था वहाँ पे जब उथल पुथल हुआ, आपत्ति आई, तो इनके जो प्राचीन परंपरा देवी देवता थे, उन्होंने उनसे प्रार्थना की। जब ये नहीं थमी, संकट नहीं थमा, तो क्या हुआ, इन लोगों ने उसी कारण बौद्ध धर्म के प्रति अपना आकर्षण उत्पन्न कर लिया कि भाई हमारे देवी देवता हमारी मदद नहीं कर रहे हैं तो हम दूसरे धर्म को अपना लेंगे। तो क्या हुआ, उसी के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ। इससे बौद्ध धर्म को चीन में प्रचार का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। तो अब पूरे चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने लग गया था। आगे देखते हैं गुफा चित्र। अब देखिए जैसे आपकी भारतीय गुफाएं मिली हैं, अजंता, एलोरा है ना, सिगरिया, सितनवासल, ये सारी गुफाएं, वैसे ही यहाँ पर भी गुफा चित्रण प्राप्त हुई है। तो ये 6 राजवंश के टाइम पे इनके अवशेष प्राप्त हुए थे। अब देखते हैं कि गुफा चित्रों में क्या है। चीन में बौद्ध कला के आरंभिक प्रमाण 3री-4वीं शताब्दी ईस्वी के दर्पण हैं, जिनके पृष्ठभाग पर बौद्ध त्रिरत्न अंकित किया गया है। इससे पूर्व इन पर ताओ आकृतियाँ बनती थी, अतः इन बौद्ध आकृतियों पर भी ताओ की छाप है। अब देखिए चीन में क्या हुआ, जब बौद्ध कला आरंभ हो गई तो ये जो है 3री और 4थी ईस्वी के माने जाते हैं। और जो यहाँ पे चीज़ें बनती थी, चित्रकारी की जाती थी, उसमें बौद्ध त्रिरत्न को इन्होंने अंकित किया है। और इससे पहले वो ताओ की आकृतियाँ बनाते थे
और इन पर जो ताव की आकृतियाँ बनाते थे, उसके बाद ये बौद्ध की आकृतियाँ बनाने लग गए थे, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको। तो बौद्ध जो आकृतियाँ बनाते थे उन पर भी ताव की छाप दिखती है। 338 ईसा में प्रथम कांस्य बुद्ध मूर्ति बनाई गई जो उपलब्ध है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे बौद्ध मूर्ति बनाई गई थी वो किससे बनाई गई थी? कांस्य से बनाई गई थी। और कब? 338 ईसा में बनाई गई थी। सभी गुफाओं का स्थापत्य भारतीय प्रभाव लिए हुए हैं। काष्ठ निर्मित विहार तथा चैत्य पद्धति की स्पष्ट छाप है। भारतीय चैत्य के स्तूपों की ही भांति यहाँ केंद्रीय स्तंभ है। गुफाओं का प्रवेश द्वार दीर्घावृत्ताकार है और छतें भी इसी प्रकार की हैं। अब देखिए, तो यहाँ की जो गुफाएं मिली हुई हैं वो क्या कह रहे हैं कि जो भारतीय प्रभाव है, जैसे हमारी बताया अभी अजंता एलोरा की गुफाएं और जैसे हमारा भरहुत सांची का स्तूप है, तो कुछ कुछ इसी का प्रभाव वहाँ पे देखने को मिलता है। ऐसी ही कुछ वहाँ पे भी गुफाएं बनाई गई हैं, स्तूप बनाए गए हैं। तो यही कह रहे हैं कि गुफाओं जो सभी गुफाएं हैं स्थापत्य भारतीय प्रभाव लिए हुए हैं। और यहाँ पे काष्ठ निर्मित विहार, तो चैत्य विहार आपको पता ही होगा अगर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा स्तूप, तो ये सारी चीज़ें पता है। यहाँ पे चौत्य लिखा तो इसको यहाँ पे चैत्य कर लेना, आप लोग सही कर लेना इसको। तो ये जो है स्पष्ट छाप देखने को मिलती है। नहीं पता होगा चैत्य विहार तो मैं आपको बता दूंगी। तो भारतीय चैत्यों के स्तूपों की ही भांति यहाँ केंद्रीय स्तंभ भी स्थित है। गुफाओं के प्रवेश द्वार कैसा है? दीर्घ वृत्ताकार है। तो ये जो है राउंड सर्कल बनाया गया है। और छतें भी इसी प्रकार हैं, किस प्रकार? जैसे भारतीय गुफाओं की थी। तो तुंग हुआंग गुफाएं, तो इसकी गुफाओं में तुंग हुआंग की गुफाएं बहुत फेमस हैं। तो अब तुंग हुआंग की गुफाएं के बारे में पढ़ते हैं। तुंग हुआंग चीन की अजंता है। यहाँ ईसा की 4वीं शती में निर्माण कार्य आरंभ हुआ जो 14वीं शती तक होता रहा। अब देखिए, तुंग हुआंग क्या माना जाता है? चीन की अजंता। आप समझ ही सकते हैं कि अजंता जो है हमारे यहाँ की जो अजंता गुफा है वो कितनी प्रसिद्ध है। तो इसी प्रकार चीन में तुंग हुआंग को चीन की अजंता कहा जाता है। और यहाँ ईसा की 4वीं शती से निर्माण कार्य आरंभ होता है और कब तक चलता है? 14वीं शती तक चलता है। अब आगे देखते हैं। इस प्रकार तुंग हुआंग में चीनी कला के 1000 वर्ष तक विकास का इतिहास है। 1000 वर्ष तक इसमें जो है कला कृति चलती रही और इसके विकास का इतिहास माना गया है। धर्मांधो मुस्लिम तुर्कों ने इसे कई बार क्षति पहुंचाई। यहाँ से चित्र और मूर्तियाँ उखाड़ ली। अब देखिए, जो यहाँ पे तुर्कियों का आक्रमण होता रहता था, बताया आपको भी कि जो उत्तरी चीन था उन पे तुर्कियों ने अधिकार भी कर लिया था, तो उनका आक्रमण भी यहाँ पे होता रहता था। तो ये जो धर्मांध मुस्लिम थे, इन्होंने क्या किया? यहाँ पे बहुत क्षति पहुँचाई और यहाँ से कुछ चित्र और मूर्तियाँ भी उखाड़ ली इन लोगों ने। तो तुंग हुआंग चीन की राजधानी बीजिंग से 1600 किलोमीटर से भी अधिक दूर है। अब देखिए, जो तुंग हुआन है वो चीन की जो राजधानी है, चीन की राजधानी बीजिंग, तो इससे कितनी दूर है? बीजिंग से 1600 किलोमीटर दूर है, मतलब 1600 किलोमीटर की दूरी पे है, इससे भी अधिक दूरी पर है। यहाँ सदैव भिक्षु रहते आए हैं। अजंता की ही बात यहाँ भी हिमजल की एक पतली धारा बीच से बहती है। गुफाओं की पहाड़ियों का पत्थर मुलायम है। अब देखिए, तो यहाँ पे क्या है? जैसे अजंता में भिक्षु रहते थे वैसे यहाँ पर भी भिक्षु रहते थे। और अजंता की ही भांति जैसे अजंता में एक पतली धारा बीच से निकली हुई दिखाई गई है, वैसे ही यहाँ पे भी है। और जो गुफाओं की पहाड़ियाँ हैं वो कैसी हैं? उनके पत्थर मुलायम हैं। कुल गुफाओं की संख्या 486 है। संभवतः कुछ और गुफाएं रेत में दब गई हैं और अथवा नष्ट हो गई हैं। गुफाओं में भरी बालू को हटाने पर दीवारों पर अंकित चित्र मिले हुए हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो गुफाओं की संख्या का एस्टिमेट लगाया जाता है वो 486 लगाया जाता है, 486। लेकिन यहाँ पे जो कुछ गुफाएं हैं वो रेत में दब गई हैं और नष्ट हो गई हैं। तो गुफाओं में भरी बालू को हटाने पर दीवारों पर अंकित चित्र मिलते हैं। तो जो गुफाओं में जो गुफाएं दब गई हैं, जिनके ऊपर बालू चढ़ गया है, तो उसको क्या हटा के ये लोग उन पे जो अंकित चित्र हैं वो देखने को मिलते हैं, जो उन पे चित्र बने हुए हैं पत्थरों पे गुफाओं में। तो ऐसा प्रतीत होता था कि मानो अभी कुछ समय पूर्व ही ये चित्र बनाए गए हैं, किंतु कुछ ही दिन खुली रहने से इन गुफाओं के चित्र यहाँ की खुली शुष्क जलवायु के कारण फीके पड़ गए अथवा लुप्त होने लगे। अब देखिए, क्या हुआ कि यहाँ पे जो है ये जो चित्र मिले हुए हैं,
तो ये बहुत ही ऐसा लगता था कि अभी कुछ दिन पहले ही बने, इतने नए लगते थे। लेकिन जब इन गुफाओं के चित्र मिले और वो खुली हवाओं में रहे तो क्या हुआ, शुष्क जलवायु के कारण ये इनके जो चित्र थे वो फीके पड़ने लग गए और लुप्त होने लग गए। तो आगे का अभी हम तुंगहुआन गुफाएं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हमने यहाँ पे तुंगहुआन की गुफाएं और बौद्ध कला का आरंभ पढ़ लिया है। तो ये 6 राजवंश के अंतर्गत ये सब कुछ। तो 6 राजवंश आपका काफ़ी जैसे बड़ा टॉपिक है, जैसे आपके बाकी के रहे हैं। इसमें भी आप रेशमी पटचित्र, पात्र कलाएँ, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे भी आप। और इसमें कलाकार भी, जैसा कि मैंने अभी कुखाईचा और ज़ीहो के बारे में ज़िक्र किया, तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आई हों तो मुझसे पूछ सकते हैं या फिर ज़ूम मीटिंग पर डिस्कस करें। थैंक यू।